धन्यवाद। इस मंच पर उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी शख्सियत हम सब के बीच में विराजमान है। हम चाहते हैं कि आप कृपया आपको जरूर सुने, क्योंकि आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार हैं, शिक्षाविद हैं। डॉक्टर रहीस सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत सारे लोग आपको आज सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं, आपके अंदर इतना ज्ञान है। लोग जानना चाहते हैं विकास को लेकर, मिशन शक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं, वो आज जरूर इस मंच के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपकी जो ये विकास यात्रा है, तो आपका एक ब्रेन चाइल्ड है, उसके 2 वर्ष से जो आप संपन्न किए और जीवन में आप जिन मूल्यों के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ आपने समाज की, प्रदेश की, राष्ट्र की मानवीय मूल्यों की और पत्रकारिता के मूल्यों की जो सेवा की है और निष्ठक है, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, टीम को साधुवाद देता हूँ, आई इंडिया परिवार को साधुवाद। देखिए, जहाँ तक विकास और मिशन शक्ति के जो आपने ये 2 मिशन दिए हैं, इस पर जो बात की जाए, तो मेरी समझ से ये विषय बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और बहुत सीमित समय के अंदर सीमित शब्दों के द्वारा उसे व्यक्त करना इसलिए मुश्किल होता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 5 वर्ष में केंद्र सरकार की 93 योजनाओं में अग्रणी रही है डिलीवरी में, और उसको पहले पुरस्कार मिले होना, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं और आपकी जी का जो विजन है उसके अनुरूप जो प्रदेश को लेकर के वो आगे बढ़े हैं, उसे सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीजें लोगों को चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने आपको क्या है कि आप बैठे हैं, शशांक बैठे हैं, राकेश भैया बैठे हैं, अन्य माननीय विधायक बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ सबने वो बुकलेट पढ़ी होगी, हम लोगों ने बड़ी मेहनत पाई है, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप पूछते रहिए पढ़ी है। अभी मिशन शक्ति का भेजा गया, देखिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मैं एक विजन और एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट करता हूँ। अभी मैं सवेरे बैठा था, अभी यहाँ के आने के लिए जो अधिकारियों को आना था, नगरिया मुझे रखी थी, तो ये आश्वासन मिलने के बाद सैगल साहब चले गए हैं जिनको जाना था 4:30 बजे, और ये हुआ कि महोदय आते हैं। तो मैं एक बात कर रहा था, आज तक एक पत्रकार हैं आए हुए थे, मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात होती थी कि अब तक आप जब सरकार को काम करते हुए देखते थे तो आपको क्या दिखाया जाता था, ये सड़क बनी, ये बिल्डिंग बनी, ये पत्थर लगे, ये इस पार्क। आज आप सबसे पहले बात करिए उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की, जिसके विषय में महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने परिकल्पना की थी कि सरकार जो है उस अंतिम व्यक्ति तक कब पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता जो है वो उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में है। पहली बार अगर आप ध्यान दें, पूरे
जितने भी प्रदेश की सरकारें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, देखेंगे तो निचले स्तर की अर्थव्यवस्था टूट गई। उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ आबादी का देश है और इसकी अगर आप राष्ट्रों में तुलना करें तो मुझे लगता है 6-7वें नंबर पे एक राष्ट्र के तौर पर उभरता है। वहां पर वो अर्थव्यवस्था का जो साइकिल था वो नहीं टूटा। क्यों नहीं? कभी भी मैं समझता हूँ मीडिया भी इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करता। हमारे उस लोएस्ट लेवल पे अगर आप देखें तो 2.5 करोड़ लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशन दी, जिसमें निराश्रित महिलाएं हैं, जिसमें वृद्ध हैं। 50 लाख के आसपास हमारे यहाँ माइग्रेंट लेबर आया कोरोना काल में, उनको 1000 रुपए भत्ता दिया गया। जो श्रमिक थे उनको भरण पोषण भत्ता दिया गया। अब आप इसका एक कैलकुलेशन करिए, पिछले लेवल पर इकोनॉमी को सरकार ने कितने बड़े पैमाने पर दिया, जिससे वो लघु स्तर के जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे निरंतर खरीदारी करते रहे। यानी लोएस्ट लेवल का जो ट्रैक था इकोनॉमी का बनने नहीं दिया, लगातार साइकिल चलता रहा। इसलिए कोई भूख से नहीं मरा, कोई बेरोजगारी से पीड़ित नहीं हुआ और वो व्यक्ति जहां था खड़ा रहा, चलता रहा। दूसरा विकास का एक और उदाहरण आप लीजिए कि जब कोरोना का पीरियड आया तो पूरे देश के लेवल पर आई, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी जो इकाइयां थी वो बंद, लॉकडाउन में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि साथ ही उन्होंने क्या किया कि जितना भी लेबर आ रहा है स्किल मैपिंग कराई जाए और डेटा पूलिंग कराई जाए। तो जब स्किल मैपिंग हुई तो उसमें डेटा पूलिंग में आया कि प्रत्येक व्यक्ति एक काम तो कर नहीं रहा, अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई मैकेनिक है, कोई दर्जी है, कोई अन्य कार्य करता है, कोई बढ़ई है, कोई। तो जब डेटा पूलिंग हुई तो क्लासिफिकेशन हुआ और क्लासिफिकेशन के आधार पर कंपनियों को भेजा गया कि हमारे पास ये डेटा है, ये स्किल्ड पर्सन है और जो नॉन स्किल्ड हैं उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप हमसे लेबर एनफोर्समेंट की लेबर की मांग करिए, हम आपको सप्लाई देते हैं। 1 से 1.5 साल के अंदर 45 लाख लोगों को आपको 50 लाख आए थे प्लेसमेंट मिला। आप कहीं पर देखिए इसको किस मॉडल में आप करेंगे। दुनिया भर में कहीं पर ये मॉडल नहीं अपना पाया गया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में इस मॉडल को अपनाया। ये वेलफेयरिज्म के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग का तीसरा एग्जाम्पल है। आप देखेंगे दुनिया के अंदर कोरोना काल में इकोनॉमिक रिसेशन आया, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, लेकिन जब सरकार बनी थी हमारी तो सरकार के समय आप देखिए 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई और उस इन्वेस्टर समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ। बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे पोजीशन लीडर्स ने कहा ऐसे तो MOU साइन होते ही रहते हैं, ये जमीन पर तक जब उतरेंगे तो हम देखेंगे। कोरोना पीरियड के अंदर जब सारी स्थितियां विपरीत थी उस दौर में भी 63,000 करोड़ का एक बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और 62,000 करोड़ की एक बार दूसरी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। अब तक की डेट में जो अभी थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी कुल मिलाकर के 3,82,000 करोड़ रुपए जो है ग्राउंड। जितने भी इकोनॉमिस्ट को आप लेंगे, आप इंडिपेंडेंट पर्सन को पूछेंगे कि अगर एक यूनिट जो है लगती है कितना उससे रोजगार सृजित होता है और GDP ग्रोथ को कितना आगे बढ़ाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि अगर 1 लाख करोड़ आता है तो GDP ग्रोथ 1% बढ़ा और 1 लाख करोड़ अगर आता है तो कम से कम 5 लाख या इससे ऊपर का जो है आप रोजगार सृजन कर ले जाएंगे, क्योंकि 5 गुना ज्यादा सृजन होता है। अगर इस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए तो आपने किस आधार पर कितना रोजगार सृजित किया होगा, कभी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कैलकुलेट लोग इसलिए नहीं करते कि कभी कभी क्या होता है कि हम यथार्थ को देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कितना काम कर दिया, अरे नहीं इतना काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप जमीन को उतरना पड़ेगा। जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24/7 काम करते
एक अभी बात जो हो रही थी ऑडियो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, महाराज जी जब थाईलैंड और म्यांमार की पदयात्रा पर गए थे तो उन्होंने कहा आपको देखा कि इस प्रकार की चीजें वहां चलती थी, गिफ्ट में दी गई, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो जब उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ लोकल जो उत्पादन होता है वो है, हम उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पर महाराज जी बोले कि हमने पहला यूपी दिवस हुआ, क्योंकि उससे पहले आप कितनी सरकारें आई नहीं, उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया गया, पहली बार 2018 को दिवस मनाया गया। उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की घोषणा की गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है, आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसकी घोषणा की, आदरणीय वित्त मंत्री जी जब अरुण जेटली थे उन्होंने बजट में इसकी घोषणा की, वर्तमान जो हमारे माननीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट में रखा, कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने सारे देश के लोगों को एक लेटर भेजा कि वो राज्य भी अपने अपने यहाँ इस प्रकार की योजना चलाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का संदेश दिया। तो आप जान सकते हैं कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है प्रोडक्ट वो कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने उसी को लेकर के वोकल फॉर लोकल की बात की, और ये वोकल फॉर लोकल इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप कभी इतिहास के पन्नों को पलटे कि जब करीब 75 ईसा पूर्व एक राइटर होता था प्लिनी, तो वो लिखता है कि भारत जो देश है वो रोम के देशों से 55 करोड़ सेस्टर जो वहाँ की मुद्रा होती है ऊपर से सोख लेता है और हमें उसके बदले में देता कुछ नहीं है, गोल्ड लेता है और गोल्ड की प्रतीक्षाया देता है। तो आप बताइए 75 ईस्वी में तो आपकी हैप्पीनेस भारत में थी ना। ये भारत का जो परंपरागत हुनर था जिसे हम पेशन भी कह सकते हैं, इस हुनर से भारत की पूरी दुनिया में डंका बजाया, भारत के ज्ञान ने पूरी दुनिया में डंका बजाया, भारत के अध्यात्म को भारत की संस्कृति ने पूरी दुनिया में डंका बजाया। आखिर वो क्या बात रही, ये क्यों टूटे? तो कभी मुगल साहेब या साहेब की बात आए, उन्होंने पहले बरस तोड़ा, अंग्रेजों ने पूरी तरह से ध्वस्त करके और वेस्टर्न इकोनॉमी में भारत को डाल दिया। और आजादी के 70 साल तक आप देखिए कि लगातार हम ये नहीं कहते इकोनॉमी नहीं बढ़ी, हम ये नहीं कहते कि देश की प्रगति नहीं हुई, लेकिन वो तो हमारी पहचान है जिसको कौटिल्य से लेकर के और आगे अर्थशास्त्री हुए या जितने ट्रेवलर हुए वो भारत की वस्तुओं की चर्चा करते तब हो गए। उसको कभी क्या कोई पहचान करके राष्ट्रीय फलक पे ला पाया, कभी भारत की संस्कृति को राष्ट्रीय फलक पे ला पाया, कभी भारत के अध्यात्म को राष्ट्रीय फलक पे ला पाया, कौन लाया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी। दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो जब बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन चीजों को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वो अकल्पनीय है। ये ओडीओपी आज आप देखिए कि अभी विजिट पे गए यूरोप की राज्य, अभी सम्मेलन में गए, सारे राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश का ओडीओपी दिया गया। वो जहाँ जहाँ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश वहाँ वहाँ पहुँचेगा, आपका वो जिला वहाँ वहाँ पहुँचेगा, आपकी देश संस्कृति वहाँ वहाँ पहुँचेगी, आपका परंपरागत हुनर वहाँ वहाँ पहुँचेगा। और इस परंपरागत हुनर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सरकार ने क्या किया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान दिया, स्किल डेवलपमेंट के लिए, प्रशिक्षण के लिए किट्स उनको दिए गए ताकि उन्हें किसी प्रकार का अवरोध न पैदा हो और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया। तो आप पिछले 4 वर्षों में जब से ओडीओपी की परंपरा शुरू हुई या ये विजन आया, इसमें 2 चीजें मैं और जोड़ूंगा। भारत जी ने कहा कि एक चीज क्या होती है, हम कोई चीज बहुत अच्छी बनाते लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छा ये संचालित करते अगर इस तरह का नहीं होता, हो सकता है लोगों की नजरें नहीं होती, अभी भी नहीं है। तो उनका कहना है कि उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वन, कि हमारा जो प्रोडक्ट
सम्मान और स्वागत। नारी हमारे कम से कम परंपरा में, हमारी भारतीय परंपरा में वो एक ऐसी आदिशक्ति है। क्योंकि मैं एक कविता पढ़ रहा था, सुब्रमण्यम जी है, वो चले लिए वो कर्म भाव, आंखों में देखे आपका, है ना, अदम्य साहस का छोड़ नहीं अधूरा नारी को। तो ये जो अधूरा नारी है हमारी, ये हमको, हमसे सुरक्षा भी चाहती है, हमारे साथ मिलकर, हमसे आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ चलना चाहती है। इसको मार्ग प्रशस्त करके आप देना पड़ेगा। बहुत सारे अवरोधक हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये 3+ कार्यक्रम बनाया था: सुरक्षा, सम्मान और स्वागत। सुरक्षा पुलिस के पास कि जब आपको अगर जितनी देर आगे करते हैं आज छेड़, ये वही प्रदेश है जहां कहा जाता था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आज कोई कहेंगे कैसे गलतियां हो जाती हैं? हम संस्कार देंगे, संस्कार देना समाज का काम है, संस्कार सरकार भी देगी ना। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संस्कार से लेकर सारे प्लेटफॉर्म को देखो तो वहां पर एक ऐसा नैतिक आचरण, नैतिक वातावरण और नैतिक मूल्यों का सूचन किया कि प्रदेश में उस बात को सोचना जो असंगत और अमर्यादित अपने आप में महसूस करने लगे कि नहीं ये गलत है, ये भूमि की है। दूसरा देखिए सम्मान। आप बताइए, ये जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, पहले आप देखें, एक उदाहरण है, वो खुद बता रहे हैं। मैंने पूछा इनकी जिज्ञासा ये कैसे शुरू हुआ। हमारा कि कहने लगे कि जब सांसद थे तो पटेल दिन में महिला आई और बहुत देर से बाहर खड़ी थी दरवाजे पर, सब लोग मिलके आगे जा रहे थे, तो बेचारी पूछी लिए नहीं और गई भी नहीं। बात महाराज ने कहा इसे पूछो कि क्या आवश्यकता है, क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि बाबा मुझे जो है मेरी बेटी की शादी है, धर्मशाला चाहिए, कमरा चाहिए। तो मैं मेरी जिज्ञासा में मैंने उनसे पूछा एक कमरे में एक शादी हो रही है बेटी, एक कमरे में कैसे? बोले मैं तो काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ और दोपहर में लोग आएंगे, शाम तक मैं विदा करती हूँ, इसलिए मुझे एक कमरे में काम करना है। तो जो भी उस समय उनके सहयोगी थे उन्होंने कहा ऐसा करो, उनके लिए 5 कमरे कर दो, 2 उनके लिए और 3 बरातियों के लिए, और उनसे कहा कि आप जो भी 10-20 लोग करना चाहें आप ला, तो उसमें भोजन की व्यवस्था और बेटी को हमारा सोने की चीज और कपड़े बाहर में लेके आई। तो ये तीनों चीजें जो गई और खाना खर्चा जो आया, 2 बार का जलपान, भोजन और ये बाहर, कुल मिला के 35,000 का। तो कहने लगे जब मैं मुख्यमंत्री बना इसलिए मैंने सामूहिक विवाह योजना के 51,000 की राशि सुनिश्चित की। आज वही बारात लेके गरीब को 51,000 की राशि मिलती है। एक जिलाधिकारी और कप्तान वहाँ का जो है वो गार्जियन की भूमिका निभाता है। जो सम्मान उन्हें कभी नहीं मिल पाया था, वो सम्मान आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें मिल रहा है। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? ये उनकी एक संन्यास के साथ ये सोचती है, उनके अंदर का जो हृदय है, उस परिकल्पना में जो स्त्री सम्मान है, मातृशक्ति सम्मान है, ये उसका परिणाम है। अब एक बात स्वावलंबन में बात करेंगे तो 2 मुद्दा में बात करूंगा। मातृत्व तो हमारा जो है वो आपने देखा होगा, हम सबने महसूस किया होगा अपने पारिवारिक जीवन में और कार्यक्रम जीवन में कि हम लोग जिस परिवार से आते हैं कभी एक ऐसी स्थिति आती है तो घर में खाने को नहीं, तो माँ जो है वो बचा के रख लेती थी, अपने आप नहीं खाते, बच्चों को खिलाती। तो महाराज जी जब आए थे तो स्कूलों में ये पोषण का कार्यक्रम होता था, ये एजेंसी सप्लाई करती थी और बिचौलिया एजेंसी थी। तो देखा गया कि पहले तो एक शराब व्यापारी था, वही सप्लाई कर रहा था,
सहायता समूह है। अगर ये सारे महिला स्वयं सहायता समूह को अगर आप कैलकुलेट करें, कम से कम मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 के आसपास इसमें महिलाएं काम करती हैं। 6.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूह में कितनी महिलाएं काम करेंगी? वो न केवल बच्चों को उसका हाथ देंगी, बल्कि अपने परिवार के लिए अतिरिक्त कमाई का सृजन करेंगी। और ये अतिरिक्त कमाई उस घर के मुखिया पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करेगी और अपने बच्चों के लिए मेडिकल से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी अतिरिक्त सुविधा करेगी। यानी जो परिवार दबाव में है वो एक संपन्न स्थिति में आएगा। ये है योगी का मॉडल। तो हमने इस सरकार में, अगर आप देखेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर डिफेंस कॉरिडोर बनाया, अगर एक्सप्रेस वे बनाए, अगर उन्होंने जो कॉरिडोर है हमारे रेलवे ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के उनके लिए मार्गदर्शन किया, तो उन्होंने अगर आप देखें तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, बच्चों के लिए अपने योजना के माध्यम से, और जो मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल की सुविधा देकर 2 करोड़ से अधिक उनको टेक्निक से जोड़ा। तो कोई भी वर्ग और कोई भी लिंग भेद का, न वो मजहब का, न वो जात का, न वो क्षेत्र का, न वर्ण का, किसी भी भेद के बगैर एक जो समग्र मॉडल तैयार किया, वो न केवल उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ग्रोथ ओरिएंटेड बना रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग एंड ईज ऑफ लिविंग का एक प्रतिमान है। और मैं समझता हूँ इससे बेहतर मॉडल वर्तमान में ये सरकारें हैं वो नहीं दे कभी भी। तो ये एक संक्षिप्त समरी है। इस पर किताबें बहुत लिखी जा चुकी हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया है, जिनमें कम से कम 1000 पेज की किताब बची है। एक संक्षिप्त समरी है जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इससे अनुमान को लग ही गया होगा कि मेरे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का एक परसेप्शन बदला है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की, आगे जाने की, कम्पीट करने की और दुनिया के साथ कदम मिलाकर के देश के गौरव की अनुभूति कराई है। जिसमें सबसे अहम चीज अभी आप देखेंगे, अयोध्या दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, ये वही अयोध्या है। आज आपकी दुनिया के अंदर जितने भी भारतीय या भारतवंशी हैं वो गौरव महसूस करते हैं जब अयोध्या के दीपोत्सव से जुड़ते हैं, जब काशी की देवी दीपावली से जुड़ते हैं, जब मथुरा के रंगोत्सव से जुड़ते हैं। तो ये एक समग्र परिवर्तन की लहर है जो जिसने अभी आंशिक यात्रा तय की है, जिसमें ये बदला हुआ फलक आपको दिख रहा है। अभी तो बहुत आगे मेलों दूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही सुगमता से और विकास और मिशन शक्ति को कैसे परिलक्षित किया गया, कैसे उतारा गया धरातल पर, यूपी सरकार ने कैसे उतारा, केंद्र सरकार ने कैसे उतारा, इसको मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार डॉक्टर रईस सिंह आई इंडिया के मंच पर आकर आप सबको उन्होंने बताया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रईस सिंह जी को कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में आके हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। किसी कवि ने लिखा था कि प्यासो रहो ना दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाँव की पानी निकल पड़े। रईस सिंह जी इस शेर के, इस कविता के नायक गाना है। उनको सम्मानित करती हुई श्रीमती बबीता सिंह गौल जी हमारी एंकर हैं, और श्री राम कृष्ण भागवत हमारे मध्य में। मैं नीरज वर्मा जी हमारी क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।